वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपका वही लेक्चर चल रहा है जो ये सीरीज आपकी काफी दिनों से चल रही है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं अपने नए यूजर नए सब्सक्राइबर जो हमारे होते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। सही है, वो बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने बेटा सीरीज डिजाइन कर रखी है इसमें हमारे मेजर पॉइंट्स क्या है। देखिए पूरी सीरीज में हमारी कोशिश क्या है कि ये पहली बात तो 5000 क्वेश्चन की आपकी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है। ठीक है, 60% क्वेश्चन बेटा हमने इसमें आपको रखे हैं थियोरटिकल न्यूमेरिकल और 40% क्वेश्चन हमने रखे हैं थियोरटिकल। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या? देखिए हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं। हमारे पास क्या ऑप्शंस थे कि हम पूरा न्यूमेरिकल रख देते, सही, जनरली ऐसा ही होता है। हम पूरा थियोरटिकल रख लेते हैं, सही, ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन हमने क्या करा है कि हमने 60% न्यूमेरिकल रखने की कोशिश करी, 40% थ्योरी रखने की कोशिश करी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी एग्जाम की, मान लेते हैं एसएससी जेई का एग्जाम हो गया, जेई और ए की बात हो रही है, सही है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर। अगर मैं आपसे जेई की बात करता हूं या फिर एसएससी जेई की बात हम कर सकते हैं, या फिर हम यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर सकते हैं, या फिर हम यूपी आरएनबीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सीएसईबी हो गया, आपका छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो गया, राजस्थान में आपका जेई का पेपर होता है, महाराष्ट्र में होता है, डिस्कॉम का पेपर है, उत्तराखंड का पेपर होता है, तेलंगाना में होता है, बहुत सारे आपके वेरियस जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होते हैं। तो अगर एसएससी जेई को रेफरेंस मान लेते हैं, चलिए, और अगर आप एसएससी जेई के बेटा पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करिए, सही, तो एक कॉमन सी बात निकल के आएगी। सही, क्या कॉमन बात निकल के आएगी? कॉमन बात बेटा ये निकल के आएगी कि जनरली जो क्वेश्चन का वेटेज होता है 60% बेटा लगभग आपका न्यूमेरिकल रहता है, 40% आपका वेटेज थ्योरी रहता है। सिर्फ न्यूमेरिकल से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। आप लोग की टेंडेंसी क्या होती है कि आप लोग न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, सही है, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते हो और बिना थ्योरी के बेटा आपका एग्जाम नहीं क्लियर हो सकता है। इसी वजह से हमने न्यूमेरिकल 60% रखे हैं और 40% थ्योरी रखे हैं। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अब नेचर ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपका टिपिकल हो सकता है, क्वेश्चन आपका एवरेज हो सकता है, क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो सकता है। देखिए 180 मिनट का पेपर है आपका एसएससी जेई का, ठीक है, 180 मिनट में आपको बेटा कितने क्वेश्चन करने हैं? 180 मिनट में आपको बेटा अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन करने हैं, सही है, अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको 50 से 55 सेकंड मिल रहा है, समझ रहे हो, 50 से 55 सेकंड। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड वाले आएंगे। भाई क्वेश्चन का नेचर क्या हो सकता है? कुछ क्वेश्चन आपके 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ 30 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ 60 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ 90 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ 120 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ 150 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। तो जो 150 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मतलब लगभग 2.5 मिनट में, ठीक है, तो जनरली इन क्वेश्चन का नेचर बड़ा टिपिकल होता है और कंसेप्चुअल होता है। और आप लोगों की टेंडेंसी भी क्या होती है, जो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कंसेप्चुअल होती हैं, टिपिकल होती हैं, उससे बहुत अच्छा कंसंट्रेट करते हो, बहुत मेहनत करते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बेटा जो क्वेश्चन 5 या 10 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं या 30 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, उसे आप इजी समझ के उनकी प्रैक्टिस करते ही नहीं हो, सही। और बिल्कुल लिख के रख लो, जितना इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में टिपिकल प्रॉब्लम का रोल होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट आसान प्रॉब्लम का भी रोल होता है, सही है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टिपिकल प्रॉब्लम को तो सॉल्व हमें करना ही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन आसान क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो अपने क्वेश्चंस में सिलेक्शन करा है उसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आसान से आसान क्वेश्चन भी इंक्लूड करा है, ठीक है। लेकिन हाँ, गेट और ईएसी की अगर बात करूँ तो पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन हमने वो इसमें इंक्लूड नहीं करे। क्यों? क्योंकि 2 या 3 साल की, मतलब पहले का मान लीजिए 6-5 साल पहले के वो इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन 2 या 3-4 साल का हमने इंक्लूड नहीं करे क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ रहे। क्योंकि समझो गेट वाले पेपर में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 3 मिनट मिलता है, सही। जो 3 मिनट में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसका नेचर अलग होता है, समझ रहे हो। और जो क्वेश्चन 50 से 55 सेकंड आपको मिल रहा है जनरली जेईई एग्जाम में, उनका नेचर अलग होता है, ठीक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, एक लेक्चर में 10-15 क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, सही है, और बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, सही, डिटेल। यानी अगर मैं आपको बोलूँ तो एक लेक्चर मिनिमम बेटा आपके 30 से 35 क्वेश्चन तैयार होने ही होने हैं। अब आप खुद से एज्यूम करो कि अगर एक लेक्चर में आपके 30 से 35 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तो यानी 10 लेक्चर में 300 से 350, सही है, और 30 लेक्चर में 1000 से 1500 लगभग, यानी एक महीने मिनिमम आपके 1000 से 1500 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। अब आप खुद से सोचो, अगर कंटिन्यूस आप 6 महीने सीरीज देखते हो, ठीक है, अगर कंटिन्यूस 6 महीने सीरीज देखते हो तो मतलब क्या है कि आपके कम से कम बेटा 6 से 6500 क्वेश्चन रेडी होंगे। अब बेटा जब आपके 6 से 6500 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं, उसके बाद आप बेटा कोई भी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देने जाओगे,
तो कितना बेनिफिशियल होगा आपको। तो प्लीज़ ये सीरीज हमारी कंटिन्यूस देखिए, कहीं बेटा आपको कोई दिक्कत आती है आप बेटा मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिए, ठीक है। 101% मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तुरंत तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मैं ये बोल रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, लेकिन रिप्लाई मेरी तरफ से आपको 101% मिलेगा, ठीक है। एक लास्ट बात, बहुत सारे बच्चों को फॉन्ट साइज को लेकर दिक्कत आ सकती है। तो देखो फॉन्ट साइज को लेकर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रीड करूंगा। सही, जब मैं 2 बार रीड करूंगा भले ही 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड पे मैंने बेटा कितने क्वेश्चन लिख रखे हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फॉन्ट्स मैंने जैसे आपसे बोला है फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका सेकंड, फिर ये आपका थर्ड क्वेश्चन, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 1 2 3 4 5 7 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 7 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यार। देखिए क्या है क्वेश्चन, फॉन्ट साइज की टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्वेश्चन 2 बार रिपीट करूंगा। देखिए, ए डीसी शंट जनरेटर हैविंग शंट फील्ड ऑफ 50 ओम वाज जनरेटिंग normally at 1000 rpm. The critical resistance of machine was 80 ohm. Due to some reasons, speed of prime mover become such that generator just failed to operate. The speed at that time must have been, A है आपका 1600 rpm, B है 800 rpm, C है 625 rpm, D है 500 rpm. रिपीट कर रहा हूं, a DC shunt generator having shunt field of 50 ohm was generating normally at 1000 rpm. The critical resistance of machine, मैंने शॉर्ट में लिखा है of machine, was 80 ohm. Due to some reasons, speed of prime mover become such that generator just failed to operate. The speed at that time must have been, A है आपका 1600 rpm, B है 800 rpm, C है 625 rpm और D बेटा आपका क्या है 500 rpm. तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेटा बात हो रही है डीसी शंट जनरेटर की, ठीक है। यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। शंट फील्ड, दरअसल यहाँ मैं सॉल्व में डेटा नहीं लिखूंगा, इतनी जगह नहीं मेरे पास, सीधे सॉल्व करूंगा। शंट फील्ड कितनी है इसकी 50 ओम, ठीक है। शंट फील्ड है इसकी 50 ओम, वहां जनरेटिंग नॉर्मली एट 1000 आरपीएम। इस समय इसकी स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है आपकी 1000 आरपीएम। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बेटा आपको क्या दे रखा है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बेटा आपको दे रखा है मशीन का 80 ओम, सही, ये आपको क्रिटिकल रेजिस्टेंस दे रखा है। ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजंस हैं, स्पीड ऑफ प्राइम मूवर बिकम सच दैट जनरेटर जस्ट फेल टू ऑपरेट, ठीक है। अब कह रहे हैं इस समय आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल आपको रिलेशन होता है N1 इंटू R1 बराबर N2 इंटू R2। भाई 2 केस बन रहे हैं ना, तो देखिए N1 इंटू R1 बराबर N2 इंटू R2, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है क्या, आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। तो N2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, देखिए N2 होगा जब वो आपका रोटेट नहीं कर रहा है, उस समय स्पीड क्या होनी चाहिए, N2 होगा आपका N1 इंटू R1 अपॉन R2, ठीक है। यहां पे वैल्यू रख लेते हैं N1, तो N1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1000 आरपीएम, ठीक है। यहां वैल्यू रख ले रहे हैं 1000। अब बेटा अगर R1 की बात करूं, ए डीसी शंट जनरेटर हैविंग शंट फील्ड ऑफ 50 ओम, सही। तो R1 क्या हो गया, रेजिस्टेंस की बात हो रही है 50, R2 की बात कर लेना 50 ओम। द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ मशीन वाज 80 ओम, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 80। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 500, 2, 250, 125, यानी 625 आरपीएम, सही है। विजिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है, पैंकिंग थोड़ी सी कम हो रही है, भी डालते हैं दोबारा से, लेकिन देखिए 625 आरपीएम आपका आंसर आएगा, सही है, 625 आरपीएम। तो इस सवाल में बेटा क्या सीखने वाली बात थी कि इस सवाल में आपको जो बस ये रिलेशन में लिखा है N1 इंटू R1 बराबर N2 इंटू R2, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। R1 R2 आपका क्या था यहाँ पे, ये बेटा आपका था रेजिस्टेंस। अब इस सवाल में आपने क्या चीज आपको सीखने को इंपॉर्टेंट चीज मिली है
तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली है कि देखो सवाल की लैंग्वेज कितनी बड़ी थी। सवाल की लैंग्वेज अच्छी खासी बड़ी थी, लेकिन सवाल को सॉल्व करने में बेटा ज़्यादा समय नहीं लगा। तो कई बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई सवाल की लैंग्वेज जहाँ थोड़ी सी बड़ी होती है वो अपना तुरंत सवाल को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस सवाल को ज़्यादा समय लग रहा है और सवाल को वहीं पे स्लिप कर देते हैं। तो ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका वो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कहते हैं क्वेश्चन नहीं कराता हूं, तो उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ए ऑप्शन दे रखा है बेटा 2 पाई आर, बी दे रखा है 2 पाई, सी दे रखा है 4 पाई, डी दे रखा है 2 पाई डिवाइड बाय आर। रिपीट कर रहा हूं, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ए दे रखा है 2 पाई आर, बी दे रखा है 2 पाई, सी दे रखा है 4 पाई, डी दे रखा है 2 पाई डिवाइड बाय आर। सही है। तो यहां देखिए किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है बेटा आपकी सॉलिड एंगल की। किसकी बात हो रही है बेटा, सॉलिड एंगल की। और कहां पे हो रही है, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल को किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, जनरली हम इसे W या ओमेगा बोल सकते हैं, ओमेगा से हम इसे डिनोट करते हैं। सही। तो देखिए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन में आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं ना, डेफिनेशन भी आपको मैं लिखा देता। सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू या फिर W। तो सॉलिड एंगल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है। यहां पर अगर मैं एरिया की बात करता हूं, एरिया आपका क्या, मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं और रेडियस स्मॉल आर, यानी ए अपॉन स्मॉल आर। अच्छा सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। तो सॉलिड एंगल की यूनिट की बात करूं तो वो आपकी क्या होती है, स्टेरेडियन। सही है, स्टेरेडियन ये पूछा जाता है। तो लिख लीजिए आप चाहो कि यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। सही। जो सॉलिड एंगल की आपकी बेटा यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, स्टेरेडियन। सही है। चलिए खैर काम की बात पे आइए। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है बेटा आपकी हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर के अगर रेडियस मेरी आर मान रहा हूं, एरिया मेरा क्या होगा, एरिया होगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्योंकि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यानी अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सॉलिड एंगल आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा सॉलिड एंगल, मैं सीधे निकाल रहा हूं 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी आपका आंसर सॉल्व होकर क्या आएगा, ये आपका आएगा 2 पाई। ठीक है। ये आपका बी, जो बी वाला ऑप्शन है 2 पाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो देखो जैसे आप लोग कहते हो कि मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्वेश्चन नहीं कराता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सारे सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर रखे हैं आपका, चाहे इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे आपका बेटा पावर सिस्टम हो। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर लो तो चाहे बेटा ट्रांसफार्मर हो, चाहे डीसी हो, चाहे सिंक्रोनस हो, चाहे इंडक्शन हो, चाहे स्पेशल मशीन हो। पावर सिस्टम की बात कर लो, चाहे आपका एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम में कोरोना हो, केबल हो, सैग एंड टेंशन हो, इंसुलेटर हो, या फिर सिंगल लाइन डायग्राम हो, पर यूनिट हो, फॉल्ट सिस्टम हो, सारे क्वेश्चन इंक्लूड करें। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये बोलो कि सर आपने हमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन नहीं कराए, तो बेटा पूरी सीरीज देखोगे ना तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हर लेक्चर में आपको मिनिमम एक क्वेश्चन को मिलेगा। हाँ अब इतना वेटेज नहीं है उसका, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते भाई। जिसका ज़्यादा वेटेज है, जैसे मशीन का वेटेज है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज है, पावर सिस्टम का वेटेज है, तो वो हम ज़्यादा कराते हैं। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly.
For any query, call on 9837933283. क्वेश्चन है बेटा आपका, कोरोना लॉस इंक्रीज विद, ठीक है। वैसे तो 4 ऑप्शन थे लेकिन इतनी जगह नहीं थी तो मैंने 4 ऑप्शन आपके लिखे नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, ये ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बी है बेटा इंक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए, जैसे बेटा मैंने वहां पे लिखा है कोरोना लॉस इंक्रीज विद, मैंने इंक्रीज का साइन लगा दिया, आपका एग्जाम में बाकायदा इंक्रीज लिखा हुआ आएगा, INCREASE, ठीक है। तो देखिए कोरोना लॉस इंक्रीज विद, ए दे रखा है डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज का साइन नहीं होगा, DECREASE लिखा हुआ आएगा, डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बी है इंक्रीज इन बोथ कंडक्टर साइज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सही। ऐसे इसमें ऑप्शंस और भी थे, जैसे आपका सी वाला ऑप्शन क्या था, मैंने लिखा नहीं, सी वाला ऑप्शन था डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड डिक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सही। तो इस तरीके से ऑप्शन थे। खैर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि कोरोना लॉस को आपको इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है ए वाला ऑप्शन आपका बेटा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि डिक्रीज इन कंडक्टर साइज एंड इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सही है। तो देखिए कोरोना लॉस में आपको कुछ चीजें याद रहनी चाहिए। वैसे चलिए बात करते हैं, दरअसल इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला बता रखा है बेटा, पीक फॉर्मूला, सही। पीक फॉर्मूला होता है, पीक फॉर्मूले के थ्रू हम कोरोना लॉस को देखते हैं कि भाई कोरोना लॉस आपका कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है और ये आपको याद होना चाहिए, उससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, सही है। न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं कि कोरोना लॉस आपको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दे रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे इतना कोरोना लॉस हो रहा है, एक फ्रिक्वेंसी आपको और दे दी कि भाई एक आपकी पहली माना F1 फ्रिक्वेंसी की कोई वैल्यू दे रखी होगी और ये P1 आपका कोरोना लॉस हो रहा है, F2 फ्रिक्वेंसी आपकी माना 50 हर्ट्ज कोई फ्रिक्वेंसी और कि इस पे कितना कोरोना लॉस होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सही है। खैर कोरोना लॉस देखिए, कोरोना लॉस इंक्रीजेस विथ, देखिए यहां मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, जो कि अब बोर्ड पे जगह है वहां पे जगह नहीं होती है। देखिए कोरोना लॉस आपका किस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज होता है। तो पहला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई को इंक्रीज करोगे, सही है, तो कोरोना लॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए इफ फ्रीक्वेंसी of supply increases, then corona loss increases, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके अलावा क्या है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, अगर बेटा रेडियस ऑफ द कंडक्टर आपका इंक्रीज करोगे, ठीक है, या फिर सॉरी रेडियस ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा हूं कि अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर आप डिक्रीज करोगे तो कोरोना लॉस इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस, सही, देन कोरोना लॉस इंक्रीजेस, सही। जैसे वहां पे आपसे साइज पूछा गया है, तो चाहे साइज बोलो चाहे रेडियस बोलो, दोनों पैरामीटर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे अगर मैं एयर प्रेशर की बात करूं, सही, अगर मैं एयर प्रेशर की बात करता हूं तो आपका हिली एरिया होता है। देखिए कुछ एरिया आपके होगा, जैसे माना उत्तर प्रदेश हो गया, सही है, बिल्कुल प्लेन है, या फिर आप उत्तराखंड पहुंच गए तो उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया है, तो जो आपका हिली एरिया रीजन जो होता है, इसे हिली एरिया रीजन बोलते हैं, यहाँ पे आपका कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो आपका ये प्लेन वाला एरिया है, सही है। इन हिली एरिया कोरोना इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट, सही। और क्यों होता है भाई, ड्यू टू द रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर आपका कम होता है, सही। तो ये भी लिख लीजिए एयर प्रेशर वाला कि इन hilly region
कोरोना इन हिली रीजन, कोरोना इफेक्ट is more dominant due to less pressure। सही है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट आपके फीचर्स हैं कोरोना के, या फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोरोना से बेटा एक आध क्वेश्चन तो हमेशा जनरली एग्जाम में फंसता ही फंसता है। सही है। कोरोना बेटा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने कोरोना के ऊपर डिटेल में पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है। ठीक है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो मैं आपको पूरा लिंक शेयर कर दूंगा सारे लेक्चर का। ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना डिटेल में पढ़ा रखा है। चाहे कोरोना हो, कोरोना को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किस पैरामीटर्स हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं, कोरोना के एडवांटेजेस क्या हैं, कोरोना के डिसएडवांटेजेस क्या है, कोरोना लॉस क्या है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। सही है। वो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना जो लेक्चर होगा वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करंट गेन ऑफ कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर इज 50। द चेंज इन अमीटर करंट फॉर corresponding change of 5 मिली एम्पियर इन बेस करंट विल बी। ए है आपका 50 मिली एम्पियर, बी है 55 मिली एम्पियर, सी है 250 मिली एम्पियर और डी है 255 मिली एम्पियर। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। द करंट गेन ऑफ कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर इज 50। द चेंज इन अमीटर करंट फॉर corresponding change of 5 मिली एम्पियर इन बेस करंट विल बी। ए है बेटा 50 मिली एम्पियर, बी है 55 मिली एम्पियर, सी है 250 मिली एम्पियर, डी है आपका 255 मिली एम्पियर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहां पे किसकी बात हो रही है बेटा? यहां पे आपकी बात हो रही है बेटा करंट गेन की। ठीक है। करंट गेन की बात हो रही है और किस केस में हो रही है? कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर केस में। कॉमन अमीटर ट्रांजिस्टर केस में वो आपका क्या है? 50। ठीक है। अब पूछ है द चेंज इन अमीटर करंट फॉर corresponding चेंज ऑफ 5 मिली एम्पियर। अच्छा, चेंज इन अमीटर करंट, चेंज इन अमीटर करंट। ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं इन बेस करंट विल बी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 50। अगर मैं बीटा की बात करूं बेटा तो बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है? 50। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे IB की बात करूं बेस करंट की, फॉर corresponding द चेंज इन एमीटर करंट फॉर corresponding चेंज ऑफ 5 मिली एम्पियर इन बेस करंट, तो अगर मैं बेस करंट की बात करूं वो आपको क्या दे रखा है? 5 मिली एम्पियर। ये आपको 5 मिली एम्पियर दे रखी है। ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा IC की बात करूं, डेल्टा IC क्या होता है? डेल्टा IC सिंपल होता है बीटा इंटू डेल्टा IB। IC बराबर क्या होता है? बीटा इंटू डेल्टा IB। ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? 50। डेल्टा IB की बात करूं 5। सही। तो IC की वैल्यू क्या होगी? 250 मिली एम्पियर। सही है। ये आपकी किसकी वैल्यू जाएगी? IC की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे अगर मैं IE की बात करूं, सही, मुझसे यहां पूछा गया है अमीटर करंट, द चेंज इन अमीटर करंट, तो IE की बात करूं वो मेरा क्या होता है? IB प्लस IC। तो देखिए IE बराबर क्या होगा? IB प्लस IC। तो यहां पे अगर मैं IB की बात करता हूं, IB यानी बेस करंट में क्या है? बेस करंट वहां पे मुझे दे रखी 5 मिली एम्पियर। सही है। तो 5 को मैं ऐड कर दे रहा हूं 250 में, यानी 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 मिली एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो यह सवाल में देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं इसी तरीके से सवाल आया आपका। सवाल क्या है कि डायरेक्ट आपका यही पूछा जा सकता है कि भाई आपको चेंज इन बेस करंट दे रखा हो, आपको करंट गेन दे रखा है, भाई बीटा की वैल्यू दे रखी है, आपसे डायरेक्ट पूछ ले बताओ भाई IC की वैल्यू चेक क्या होगी। सही। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ देखिए अब बेटा हम किस पर पहुंच गए? इसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो। सही। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी आपके इंक्लूड है सीरीज में। सही। क्योंकि मेरी यहाँ पे पूरी कोशिश है कि किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के ना चला जाए। सही। क्योंकि एक सब्जेक्ट पकड़ के तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले
और एक सजेशन मेरा रहेगा, अब इतने सीरीज मैंने कराई है, काफ़ी क्वेश्चन अब रिपीट टाइप के होते हैं, मेरे सॉल्व करने पे आप यूट्यूब पे पॉज कर दिया करो, ठीक है, और आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। समझ रहे हो? जब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन आपको आता है नहीं आता है, ठीक है, इससे आपका टेस्ट भी होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक्स की पावर आर, जबकि पूरा ट्रांसफॉर्मर क्या आपका TRANSFOR MER। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट, यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट। ए है आपका बेटा DC ओनली, बी है आपका AC ओनली, सी है बोथ AC एंड DC ओनली, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट। ए है आपका बेटा DC ओनली, बी है आपका AC ओनली, सी है आपका बोथ AC एंड DC। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की बात करूं तो बेटा आपका AC में यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सही है। अगर AC में आपका यूज होता है, किस वजह से आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, बेसिकली ये आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं, सही है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे आपका वोल्टेज हो गया भाई, करंट हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, या फिर पावर फैक्टर हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी हो गया, इन सबको मेजर करने में यूज होता है। तो पॉइंट में लिख लीजिए, पूछे आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड इन मेजर electrical quantities as voltage, current, सही, पावर, सही, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी के अलावा आपका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका मेजरली क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इन चीजों में आपका यूज होता है, सही है। याद रखिएगा ये आपके DC में यूज नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन याद रखिएगा, सही है। और जनरली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिलेज आपकी जहां होती है, जहां आपको पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन करना होता है। बेसिकली देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बेसिकली है क्या, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की बात करी जाए तो ये आप बात समझिए, जैसे आपका करंट ट्रांसफॉर्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो गया, कहानी क्या है इनकी, कि जब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा हाई करंट है, तो भाई हाई वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर कर लो, है, हाई करंट को मीटर से मेजर कर लो, तो ये थोड़ा सही बात नहीं है। सही बात क्यों नहीं है, क्योंकि फिर आपको अपना अमीटर या वोल्ट मीटर या फिर जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको उस पर्टिकुलर रेटिंग का डिजाइन करना पड़ेगा, जितने पर्टिकुलर रेटिंग का आपका पावर या वोल्टेज या करंट है, तो वो कॉस्टली भी होता है और अलग कहानी है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करा लेते हैं और फिर हम उसे मेजर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, सही है। और किसी पर्टिकुलर फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो बेसिकली वैसे ये जो लॉजिक बताया था, लॉजिक मेरा करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पे ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, एन RC सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैंने FREQ लिखा है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 मेगाहर्ट्ज एंड बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। इफ C इक्वल टू 150 पिकोफैरेड देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओम ऑफ सर्किट विल बी। ये ऑप्शन है बेटा आपका 29.5, बी है आपका 14.75, सी है आपका 9.4, डी है आपका 4.7। रिपीट कर रहा हूं, एन RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी of 1.5 megahertz and bandwidth of 10 kilohertz. If C equal to 150 picofarad, then effective resistance ohm of circuit will be, A है बेटा आपको 29.5, B है 14.75, C है 9.4, D है आपका 4.7। चलिए क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए
ये चीज बेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका सर्किट है वो किस टाइप का दे रखा है। तो देखो यहाँ पे सर्किट किस टाइप का दे रखा है, सर्किट है बेटा आपका RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, RLC सीरीज सर्किट की बात हो रही है। सही है, RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सही, रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे रखी है 1.5 मेगाहर्ट्ज, 1.5 मेगाहर्ट्ज। सही है। बैंडविड्थ क्या दे रखी है, बैंडविड्थ दे रखी है 10 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ आपको दे रखी है 10 किलोहर्ट्ज। कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस क्या दे रखा है, C बराबर 150 पिकोफैरेड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा आपका क्या होगा। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर सिंपल होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये किसका फॉर्मूला है बेटा आपका, ये है बेटा आपका क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, अब यहां पे देखिए नहीं, मैं शॉर्ट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। चलिए बात एक ही है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। सही है। दूसरा मैं क्वालिटी फैक्टर को कैसे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू RLC सर्किट की बात है तो 1 अपॉन ओमेगा RC। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा RC। सही है, ये भी मेरा क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या क्या डेटा गिवन है। अगर मैं डेटा की बात करूँ, अगर बेटा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी जो मुझे गिवन है वो मुझे क्या गिवन है 1.5 मेगाहर्ट्ज, 1.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ कितनी में दे रखी है 10 किलोहर्ट्ज, बैंडविड्थ दे रखी है 10 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ के अलावा अगर बेटा बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 150 पिकोफैरेड, कैपेसिटेंस दे रखा है 150 पिकोफैरेड। ठीक है, उसके अलावा अगर एनालिसिस, ठीक है, चलिए इतना डेटा बेटा मुझे यहाँ पे दे रखा है। सही है, तो यहाँ से अगर बेटा मैं क्वालिटी फैक्टर निकालूं तो क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या आएगा, क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या बोला, क्वालिटी फैक्टर मैंने फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सही है, यानी 1.5 अपॉन 10। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या सॉल्व होके आएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.5 मेगाहर्ट्ज यानी 10 की पावर 6, यह है 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, यानी ये सॉल्व के आपका आ जाएगा 150। सही है, यानी क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू बेटा आपकी क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर की आपकी वैल्यू होगी 150। सीधे मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, क्वालिटी फैक्टर बराबर 1 अपॉन ओमेगा RC। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा 2 पाई f। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर, अब मैं सीधे इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, मैं सीधे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ भाई, जो मुझे वैल्यूज दे रखी हैं वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर मेरा क्या है 150, 150। सही, ओमेगा की बात करूं, ओमेगा की बात करता हूं, ओमेगा क्या रख देता हूं 2 पाई f, यानी 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 10 टू की पावर 6, यानी ये जो ओमेगा है मेरा, सही है, ओमेगा है इसे रख दे रहा हूं 2 पाई f, यानी 2 इंटू पाई इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, उसके अलावा ओमेगा RC। अब अगर मैं R की बात करूं तो R तो मुझे पता करना है, R तो मेरा अननोन वेरिएबल है। सही है, तो ये मेरा हो गया R। C की बात करें बेटा कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, कैपेसिटेंस में यहाँ पे दे रखा है 150 पिकोफैरेड, यानी इसी वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा 150 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12। निकालना क्या है बेटा, मुझे निकालना है मुझे अपना रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा 1 अपॉन 150 इंटू 2 इंटू 3.14, पाई की जगह मैंने 3.14 रख दिया है,
इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 150 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व होके क्या आएगा, 1/150 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 150, 1.5 इंटू 150 पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर माइनस का 6 इक्वल टू, ये सॉल्व क्या आएगा आपका 4.71 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा आर वो आएगा बेटा 4.71 ओम। ठीक है, यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा, जो डी वाला आंसर होगा वो बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल था। सवाल में आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको ये चीज़ पहले देखनी है कि बेटा सर्किट किस टाइप का दे रखा है। ठीक है, तो सर्किट आपने देखा कि बेटा सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है। सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए अगर बेटा मैं क्वालिटी फैक्टर की बात करता हूँ तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका 1/ओमेगा RC, वेयर ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है आपका बेटा 2πf। सही है, और दूसरा क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। सवाल में बेटा आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी थी, सवाल में बेटा आपको बैंडविड्थ भी दे रखी थी, आपने सिंपली फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ करा, कहानी खत्म। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। हाँ, अब देखो जो मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी, मैंने क्या बात करी थी कि क्वेश्चन 10 सेकंड के भी हैं, 120 सेकंड के भी। तो ये क्वेश्चन बेटा 100 सेकंड का है, इसमें टाइम लगेगा। सही है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो अगर आप आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो बेटा एग्जाम पेपर में इन क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को, कि कुछ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, जिससे जो कठिन क्वेश्चन है, कठिन भी मत बोलो, चलो लेंथी क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल सके। तो यही आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। इसलिए लेक्चर मुझे देना है आपको कि कैसे टाइम मैनेज करा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम टाइम मैनेज पे बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड ल्यूमिनस आउटपुट, मैंने शॉर्ट में लिखा है OUT PUT, मैंने आउटपुट O/P लिख दिया है। द ल्यूमिनस आउटपुट ऑफ लैम्प इफ वॉटेज ऑफ फिलामेंट लैम्प 550 वाट एंड एफिशिएंसी ऑफ लैम्प इज 2 वाट कैंडल पावर पर। ए दे रखा है 4100 पाई, बी दे रखा है 4200 पाई, सी दे रखा है 4300 पाई, डी दे रखा है 4400 पाई। चलिए सीधे सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडल पावर आपको क्या दे रखी है, कैंडल पावर दे रखी है 2 वाट। सही है, कैंडल पावर आपको क्या दे रखी है, कैंडल पावर आपको बेटा दे रखी है 2 वाट। सेम अगर कैंडल पावर की बात करूं, कैंडल पावर होती क्या है, ये आपकी होती है सिंपल ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। ठीक है, कैंडल पावर जो होती है वो आपकी होती है आपकी ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। हो सकता है आपको विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही हो, लेकिन मैं सारी चीजें बार बार बोल रहा हूं इसी वजह से। सही, ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। ठीक है, आपकी कैंडल पावर हो गई। सही है, तो यहां से ल्यूमेन क्या निकल के आएगा, ल्यूमेन निकल के आ जाएगा सिंपल, कैंडल पावर आपको पता है 2 वाट, तो ल्यूमेन आपका क्या निकल के आ जाएगा 8 पाई। तो देखिए ल्यूमेन आपका आ जाएगा 2 × 4 पाई, यानी ये आपकी ल्यूमेन की वैल्यू हो गई। इसे ल्यूमेन क्या है आपका 8 पाई। ऐसी लैम्प की एफिशिएंसी की बात करूं तो लैम्प की एफिशिएंसी क्या है, लैम्प की एफिशिएंसी आएगी 8 पाई ल्यूमेन पर वॉट। सही है, तो एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी आपकी सीधे हम ये बोल सकते हैं लैम्प की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और लैम्प की बात हो रही तो लैम्प की एफिशिएंसी, तो लैम्प की एफिशिएंसी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं 8 पाई ल्यूमेन पर वॉट, 8 पाई ल्यूमेन पर वॉट। सही है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बेटा हो गई एफिशिएंसी। ऐसे अगर मैं वॉट रेटिंग की बात करूं तो वॉट रेटिंग ऑफ फिलामेंट, वो आपको क्या दे रखी है, वॉट रेटिंग ऑफ फिलामेंट लैम्प वो आपको दे रखी है बेटा 550 वॉट। तो देखिए वॉट रेटिंग ऑफ फिलामेंट लैम्प
वो आपको क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है बेटा 550 वाट। ठीक है, तो यानी अगर मैं लैंप की एफिशिएंसी बात करूं, लैंप एफिशिएंसी क्या होती है, लैंप एफिशिएंसी ये होती है ल्यूमिनस आउटपुट अपॉन वॉटेज। तो देखिए लैंप एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला होता है आपका लैंप एफिशिएंसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सही। क्या होता है मैंने लैंप एफिशिएंसी का फॉर्मूला, सिंपली ल्यूमिनस आउटपुट अपॉन वॉटेज। ल्यूमिनस आउटपुट ल्यूमिनस आउटपुट अपॉन वॉटेज, सही। और ल्यूमिनस आउटपुट आपको निकालना है तो ल्यूमिनस आउटपुट आप आराम से निकल जाएगा। देखिए क्या होगा ल्यूमिनस आउटपुट, ल्यूमिनस लैंप एफिशिएंसी इंटू वॉटेज, और लैंप एफिशिएंसी इंटू वॉटेज क्या हो जाएगा 550 इंटू 8 पाई, सही। तो 550 इंटू 8 पाई करोगे क्या सॉल्व होके आएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 0, 8 पंजे 40, 80 लगा 4, 8 पंजे 40, 4400 पाई। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन है बेटा वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर बेटा ये सीरीज आप पूरी देखते हो, सही। अभी तो शायद पता नहीं किस नंबर का लेक्चर होगा, 87-88 होगा, लगभग मेरा 200 लेक्चर का प्लान है, सही है। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट होता है तो आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। उसके बाद फिर मतलब आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रही है। चलिए इतने क्वेश्चन हो गए, अब कुछ क्वेश्चन जरा और देखते हैं थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, सही है। मतलब क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही कराऊंगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप लिखूंगा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। चलिए देखते हैं।